जैसे कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि प्रत्येक सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जिसका काम सेल को बाहर की इन्वायरमेंट से अलग रखना है। मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो चलिए वन बाय वन करके सबको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डबल लेयर से बनी सेल की साइटोप्लाज्म में एक जालीनुमा मतलब रेक्टिकुलेट संरचना होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक समस्त साइटोप्लाज्म में फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैमल्स की आरबीसी एवं बैक्टीरिया तथा वायरस सेल को छोड़कर सभी एनिमल सेल में पाया जाता है। ईआर की खोज सबसे पहले गार्नियर ने 1897 में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको रफ ईआर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब एसईआर। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखाई देता है क्योंकि राइबोसोम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके सरफेस में अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब जो भी प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा बनता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आवश्यकता के अनुसार ईआर के सहायता से सेल के अन्य भागों में भेज देता है स्मॉल वेसिकल के रूप में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम फैट तथा लिपिड के मॉलिक्यूल्स को बनाने में सहायता करना होता है। तो कुछ प्रोटीन तथा लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा लिपिड्स एंजाइम तथा हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अलग अलग सेल में अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है लेकिन हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एक काम साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स के बीच में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल के रूप में कार्य करना है। सेल के अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन रचनाएं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा गोल्जी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ही होता है। सेकेंड हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में। तो गोल्जी अपैरेटस को बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम्स, इंटरनल रेक्टिकुलम अपैरेटस, ये सब के सब क्या है, गोल्जी अपैरेटस के नाम है। बेकर ने 1853 में गोल्जी अपैरेटस को लिपोकॉन्ड्रिया कहा था क्योंकि इस संरचना में लिपिड की मात्रा उपस्थित थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्जी अपैरेटस के कंस्ट्रक्शन के बारे में। गोल्जी अपैरेटस न्यूक्लियस के निकट विभिन्न प्रकार की चपटी हुई या फिर मुड़ी हुई मतलब फ्लैटेड या फोल्टेड थैलियों के समान संरचनाओं का एक ग्रुप होता है। इसका आकार अत्यधिक भिन्न होने के कारण बहुरूपीय आकार में होते हैं। गोल्जी अपैरेटस बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है तथा दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का खाली स्थान 60 to 70 एंगस्ट्रॉम होता है। यह प्लांट सेल में डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाया जाता है। गोल्जी अपैरेटस के तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और सूक्ष्म थैलिया जिसको वेसिकल्स बोलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सिस्टर्नी की। गोल्जी अपैरेटस एक ऐसा मेम्ब्रेन वेसिकल से जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फॉर्म में सजा रहता है जिसे सिस्टर्नी या फिर कुंडिका कहते हैं। इन मेम्ब्रेन का कनेक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उनके मेम्ब्रेन से होता है और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के दूसरे भाग को बनाती हैं। दूसरा है वेसिकल्स। वेसिकल सिस्टर्नी के किनारे से दूसरी तरफ फैली होती है। सिस्टर्नी के किनारों के घूमे होने के कारण दो सतहें पाई जाती है। इनकी उत्तल सतह जिसको कन्वेक्स सरफेस जो केंद्रक की ओर होती है, इसे सिस सतह या सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। इसकी कनकेव सरफेस जो कि एंडोप्लाज्मिक जालिका जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की ओर होती है जिसे ट्रांसफेस कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से इसमें प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जैसे एटीपेज, एडिपेज, साइटोडिनेज, साइटोडीन तथा थायमीन, पायरोसल्फेट पाए जाते हैं।
गोल्जी अपैरेटस में पाई जाने वाली सिस्टर्नी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। गोल्जी अपैरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है लाइसोसोम को बनाना। प्लांट सेल के सेल वॉल तथा सेल प्लेट का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। पॉलीसेकेराइड का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है और साथ ही साथ जंतुओं के शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। गोल्जी अपैरेटस के और भी कार्य हैं, जैसे कि जो वेसिकल्स में पदार्थ होते हैं उनका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन तथा पैकेजिंग का काम इनके द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 में किया था। लाइसोसोम सेल का एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थों को तथा सेल ऑर्गेनेल्स के टूटे फूटे भागों को डाइजेस्ट करके सेल को साफ रखने का काम करते हैं। सेल के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा ओल्ड ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, जो उन्हें लाइसोसोम्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम्स में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक करने में कैपेबल होते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस के कारण जब सेल डैमेज या मृत हो जाता है तो लाइसोसोम्स फट जाता है और एंजाइम अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सेल की आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लाइसोसोम्स में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन एंजाइम्स को बनाते हैं। लाइसोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि लाइसोसोम जैसे ही फटता है तो उसका जो विभाजन होता है, मतलब सेल का जो विभाजन होता है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम एसिड फॉस्फेटेज है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने 1850 में मसल सेल में देखा था और बाद में इसका नाम बेंडा ने दिया। तो बेंडा ने 1897 में इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, ग्रीन ऑल्गी को छोड़कर सभी लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल एक्टिविटी को कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रदान करता है। एटीपी क्या है, तो एटीपी सेल की एनर्जी है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। बॉडी नया केमिकल कंपाउंड को बनाने तथा मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी में स्टोर एनर्जी का यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल बाहरी तथा भीतरी मतलब इनर तथा आउटर दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही पोरस होता है जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही अधिक फोल्डेड होता है। ये फोल्ड एटीपी बनने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं। इनर मेम्ब्रेन के इनर कैविटी में अंगुली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं या फिर उसको हम सिंपल भाषा में क्रेस्ट भी कहते हैं। इन क्रिस्टी के सहायता से ही माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कैविटी अनेक छोटे छोटे चैम्बर्स में विभाजित होती है। आउटर चैम्बर में बहुत सारे कोएंजाइम्स फ्लूइड के रूप में पाए जाते हैं जबकि इनर चैम्बर में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है जो कंडेंस फ्लूइड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ महीन फाइबर्स, घुलनशील प्रोटीन्स, कणिकाएं तथा एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट, श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशंस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम द्वारा फूड की स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ऑक्सीडेशन के द्वारा ही बदला जाता है जिसके द्वारा सेल के विभिन्न कार्य कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आज चलिए समझते हैं कि क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के रियल में रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल्स है जहां पर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट्स कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 तथा H2O का निर्माण करते हैं। इस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में अत्यधिक एनर्जी निकलती है जिसे ATP कहते हैं। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत ऑर्गेनेल्स हैं क्योंकि इसमें इसका अपना DNA तथा राइबोसोम्स होते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है क्रोमोप्लास्ट, जिसको कलर्ड प्लास्टिड भी कहा जाता है, और सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड कहलाता है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे येलो तथा ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी रूप से एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें स्टार्च, ऑयल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर होते हैं। प्लास्टिड की इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सी मेम्ब्रेन वाली लेयर प्रेजेंट होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड्स का बाहरी कंस्ट्रक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वोक्यूल्स के बारे में। दोस्तों, वोक्यूल्स सॉलिड तथा लिक्विड पदार्थों का स्टोरेज थैली है। एनिमल सेल में वोक्यूल्स छोटी होती हैं, जबकि प्लांट सेल में वोक्यूल्स बहुत ही बड़ी होती है। कुछ प्लांट सेल की सेंट्रल वोक्यूल्स का साइज सेल के वॉल्यूम के 50 से लेकर 90% तक होती है। प्लांट सेल की वोक्यूल्स में सेल द्रव्य भरा रहता है और ये सेल को रिजिड बनाता है। प्लांट के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ वोक्यूल्स में स्थित रहते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर, विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा के फूड वैक्यूल्स में उसके द्वारा यूज में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वैक्यूल्स अतिरिक्त जल तथा कुछ वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलीय पौधे में वैक्यूल्स गैसीय फॉर्म में पौधों को तैरने में मदद करता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।